औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। जनाबे वाला, आज सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर नस्ला टावर को फौरी तौर पर गिरा दिया जाए। और मैं आपको यह भी वाज़े करते चलूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि नस्ला टावर को गिराने के लिए जदीद तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए और एक हफ्ते के अंदर अंदर नस्ला टावर को गिराकर वहां से मलबा उठाने का काम भी फौरी तौर पर मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन अब सवाल पैदा होता है नस्ला टावर के मकीनों का, जिन्होंने बवांगे दहल इससे कबल भी मेरे ही प्रोग्राम के अंदर वाज़े तौर पर यह बात की थी कि अगर नस्ला टावर को गिराना है तो पहले हमें मार दिया जाए, हमारी लाशों के ऊपर नस्ला टावर गिराया जाएगा। अब भी कानूनी तकाजे मौजूद हैं, कानूनी पहलू मौजूद हैं, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से इस तमाम तर मामले को हल किया जा सकता है। क्योंकि अगर वाज़े तौर पर देखा जाए मुत्तादिद ऐसी इमारतें मौजूद हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने फौरी तौर पर इस इमारत को गिराने का हुक्म दिया है। लेकिन अब तक इस पर अलमिया यह है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया जिसके बलबूते पर नस्ला टावर के मकीनों को इनके फ्लैट्स की कीमतें अदा करती जाती या फिर इनके कहीं और रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया जाता। और मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि आज भी नस्ला टावर के मकीन सरापे एहतजाज बने हुए हैं और वाज़ेह तौर पर मुतालिबा कर रहे हैं कि इस फौरी तौर पर नस्ला टावर के हवाले से ये जो अहकामात आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हर समात में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर कहती है कि जी फौरी तौर पर नस्ला टावर की दीवारें गिराई जाएं और पूरी सतह के ऊपर जो है वो नस्ला टावर को मुनहदिम कर दिया जाए। लेकिन आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल किस जानिब जा रही है, क्योंकि अगर मैं मौजूदा सूबाई हुकूमत की बात करूं तो वाज़े तौर पर वहां से ये अहकामात भी आ रहे हैं कि जी जहां बहरिया टाउन के पैसे अगर हमें दे दिए जाएं तो हमारे पास वसाइल की और फंड्स की जो कमी है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद नस्ला टावर के मकीनों को किसी दूसरी जगह आबाद करने में किसी भी किस्म की मुश्किल परेशानी जो है वो दरपेश नहीं होगी, जिसके तनाजुर में मामला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल अब तक दिखाई नहीं देती, क्योंकि ना वफाकी हुकूमत और ना ही सूबाई हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर ऐसा कोई मामला सामने आया है जिसके तहत यह बात तस्लीम कर ली जाए कि किस तरह से नस्ला टावर के मकीनों को जो है वो बसाया जा सकता है या फिर नस्ला टावर के जो है वो मकीनों को जो है वो अकोमोडेट किया जा सकता है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद वाज़े हो जाएगी कि किस तरह से मामलात को तय किया जा सकता है या किस तरह से जो है वो मामलात को जो है वो एक करवट बिठाया जा सकता है। क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तमाम तर मामले पर कोई नरमी नहीं बरती गई और उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह अहकामात हैं कि जो इदारे के मुलाजमीन इस कंस्ट्रक्शन में मुलविस पाए गए हैं या फिर इस बिल्डिंग को एनओसी जारी करने के अंदर मुलविस पाए गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। लेकिन यहां पर मकीनों का मुतालिबा यह सामने आता है कि पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बाद अज़ां बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके बाद अकोमोडेशन दिलवाया जाए कि किस तरह नस्ला टावर के मकीनों को किस तरह दूसरी जगह बसाया जा सकता है। वहीं उसके बरक्स अब सूरत हाल यही दिखा देती है कि जी पहले जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं कि बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और उसके बाद कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। लेकिन अब तक सूरत हाल वाज़े नहीं हुई, क्योंकि किसी हुकूमत की जानिब से अगर इस पर कोई इनिशिएटिव लेना होता तो वफाकी हुकूमत भी ले सकती थी और वाज़े तौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से यह बात वाज़े हो सकती थी कि अगर नस्ला टावर गिरा दिया जाता है तो नस्ला टावर के मकीनों को आबाद करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल अब तक वाज़े नहीं हुई है, जिसके तनाजुर में यह कहना कबल वक्त होगा कि नस्ला टावर के जो है मामला जो है वो किसी हद तक हल हो सकते हैं या नहीं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ समाजी रहनुमा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आलिया सालिम साहिबा। बहुत शुक्रिया आलिया सालिम साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। आलिया साहिबा क्या कहेंगी, क्योंकि अब मकीन सरापा एहतजाज हैं और मुतालिबा कर रहे हैं कि पहले अकोमोडेशन दिया जाए, क्योंकि बिल्डिंग गिरने के बाद वो किस किस को पकड़ते फिरेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है और माजी में भी सारी चीजें देखी गई हैं और हमारे यहाँ बिल्डर्स को पकड़ना शायद दुनिया का मुश्किल तरीन, बल्कि यकीनन दुनिया का मुश्किल तरीन काम है जी। वो जिस हमारे यहाँ आमतौर से लिटरेसी रेट कम है और जिनकी जो लिटरेट हैं भी उनको बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां कार्रवाइयां मालूम नहीं होती। जब ये बिल्डर्स अलॉट करते हैं, ये जो बिल्डर्स दूसरों का पैसा लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें वो उन्हें बताते भी नहीं है और इनके इल्म में भी नहीं होती। इस सारी सूरत हाल में अगर इस बिल्डिंग को ज़ाहिर जैसा कि इस ऑर्डर आया है, ये बिल्डिंग
खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद इन लोगों को भागना पड़ेगा, तो बिल्डर्स को पकड़ना इंतहाई मुश्किल होगा। हम तो उन बिल्डर्स को भी देखते हैं जो मुल्क छोड़कर भी चले जाते हैं, यहाँ सारी चीजें बनाते हैं, अपने ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बाद वो मुल्क में आम बंदा, एक आम शहरी जो मुश्किल से अपना रोजगार चलाएगा, अपनी रोजगारी पे जाएगा, वो सारे काम करेगा, ये इन्हें पकड़ता रहेगा। फिर पकड़ने के बाद क्या करेगा? क्या उसके पास इतने वसाइल और इतने तरीकेकार होगा कि इन्हें कोर्ट कचहरी में दोबारा लाया जाएगा, फिर वहां लाकर इनसे अपने पैसे वसूल किए जाएंगे? कहीं मुनासिब है कि पहले इनकी तकलीफ का अजाला किया जाए, क्योंकि जो बेकसूर होता है पहले उसके साथ हमदर्दी की जाती है, और फिर जालिम तरह पकड़ा जाए कि जितना भी नुकसान हो वो जालिम का होना चाहिए, मजलूम का नहीं। लेकिन आलिया सालिम साहिबा, यहाँ पर जो सूरत हाल दिखाई दे रही है कि अगर मतलब हमारी अगर हुकूमतों की बात कर ली जाए, वैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जो है वो सियासत चमकाई जाती है, ये सियासत चमकाने के नाते ही सही, लेकिन एक बड़ा वसी मौका है कि कोई हुकूमत जो है वो इसका इनिशिएटिव ले और ऐलान करे कि हम बरसाने की जिम्मेदारी लेते हैं। बहुत दुख से एक बात कहूंगी कि कई दफा जब हम किसी मसले को स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई सरपरस्ती भी हमें मिलती है। यानी अगर हम लैंड माफिया की भी बात करें तो हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है कि कानून हर चीज पर मौजूद है, बेहतरीन कानून मौजूद है। जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और बहुत सारे ही कवानीन की नहीं होती, तो जब ये पता किया जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही, तो यकीनन उसकी डोरी उन जगहों पर जाके रुक जाया करती है जहां से सरपरस्ती की वजह से ये छोटे छोटे लोग अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, क्योंकि आखिर में सरपरस्ती ऊंची जगहों से हुआ करती है। और ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि नेकी का कोई वक्त नहीं होता, और घर तो एक ऐसी चीज होती है कि इंसान अपनी सारी जिंदगी पेट काट कर जमा पूंजी करके, इसमें कितने लोग वो होंगे जिन्होंने अपने बुढ़ापे का सहारा इस घर को बनाया होगा, क्योंकि ये वो दौर है कि जिसमें बच्चे भी माँ बाप को सहारा नहीं देते, ये वो दौर है जिसमें शेल्टर होम्स बहुत ज्यादा आबाद हैं, तो वो दौर है जिसमें हुकूमत खुद इस बात को कह रही है कि शेल्टर होम्स बनाए जाने चाहिए, मुसाफिर खाने भी बने, शेल्टर होम्स भी बने, लोगों को जगह दी जाए, बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम्स भी बने। तो आप ये सोचिएगा कि जब आप माशरे की इस नफ्स को समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, ऐसे हालात में इतने सारे रिहायशियों को बेघर करने के बाद क्या नतीजे होंगे, ये वहां से निकलकर कहाँ आएंगे, क्या फिर उन्हीं शेल्टर होम्स को आबाद किया जाएगा, या कितने लोग तो ऐसे होंगे जो ऐसे मर्ज में किसी का तो दिल वहीं बंद हो जाएगा। ये जब खबरें चलेंगी और जब वो लोग वहां से निकलेंगे, अपने घर को तो मरने के बाद भी इंसान छोड़ते हुए दुख में होता है, तो अपनी जिंदगी में इस बुरी तरह से घर से जिस वक्त इंसान बेदखल होता है, तो उसकी जो कैफियत होती है, जो उसकी जहनी अजियत, माली अजियत, वो अपनी जगह, जो उसकी रूहानी अजियत होती है, जो उसकी इमोशनल अजियत होती है, मैं तो कहती हूँ खाली अगर उसका भी अजाला किया जाए या उसके बारे में भी बात की जाए, तो किसी के पास कोई और दूसरा हल नहीं होगा सिवाय इसके कि या तो इन्हें मुतबादिल रिहाइश दी जाए, क्योंकि ये जो बिल्डर्स होते हैं ये पूरा माफिया है, हमें से कौन नहीं जानता कि ये पूरा माफिया है, या तो इन्हें इसके बदले में यही बिल्डर्स जो है इन्हें घर के एकोमोडेशन इनको कर दें, या उनकी सारी चीजें बिकने के बाद वो पैसे इनको वापस किए जाएं। किसी भी मद में पहले अमल दरामद ये होना चाहिए, तो उसमें इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जिस फैसले में भी मैंने देखा है कि देर होती है या टाइम मिल जाता है, उसमें इंसाफ मिलना खासा मुश्किल हो जाता है। मजलूम को पहले मजबूत करो, मजलूम को मजबूत करने के बाद जो फैसला होगा वो यकीनन बहुत बेहतरीन होगा। तो ये वो सारी चीजें जिस पर आवाज उठाई जा रही है, आप आवाज उठा रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, तो हुकाम बाला तक यकीनन जा रही हैं ये चीजें। अल्लाह ताला कोई चीज बेहतर कर दे, किसी के दिल में ख्याल डाल दे, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे इसलिए नहीं हो रही कि माजी में मैंने ऐसे केसेस देखे नहीं हैं। इतने बड़े बड़े माफिया में जब हाथ डाला जाता है तो हाथ डालने वाले का हाथ ही जल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी हम अपना एक फर्ज अदा कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें कह रहे हैं। अल्लाह करे कि ये पॉजिटिव हो जाए और उन रहायशियों को अल्लाह ताला कोई मुतबादिल रास्ता इन्हीं हुक्मरानों से, क्योंकि अथॉरिटी है, हुकूमत, अदलिया, ये इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटी है और ये हमारे अपने मुल्क की अदलिया है। अगर हम इनकी तरफ नहीं देखेंगे, अगर हम रहम की अपील इनसे नहीं करेंगे, अगर हम हुक्मरानों के घरों पर दस्तक नहीं देंगे, इनके दिलों पर दस्तक नहीं देंगे, तो हमारे पास वो कौन से एक अवाम के पास, एक आम इंसान के पास वो कौन सा रास्ता है, वो किसके दर पर जाकर खड़ा हो जाए और कहां से वो उम्मीद लगाए कि उसकी मुश्किल को ठीक किया जाएगा। और ये मुश्किल भी ऐसी है कि इनका हक है, इन्हें तो धोखा दिया गया है, इनकी कमाइयों को लूटा गया, इनके मुस्तकबिल को लूटा गया, ये तो मजलूम है।
तो मजलूम की तो दादरसी करनी चाहिए। और मैं लेकिन आलिया साहिबा देखिए, यहां पर सूरत हाल ये है कि अलमिया एक तरफ ये भी देखा जाता है कि 36 एनओसीज लगती हैं एक बिल्डिंग बनाने में। आज ये 36 की 36 एनओसीज मौजूद होंगी जिनकी कॉपीज जो है वो बाकायदा नस्ला टावर के मकीनों के पास मौजूद हैं, वो अदालत में जमा कराई गई हैं, इदारे मुलव्विस पाए गए हैं इसके अंदर। मतलब यहां पर सूरत हाल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा आपको माजी की तरफ ले जाऊं, इससे पहले मून गार्डन नाम की एक बिल्डिंग गिराने की बात की गई थी जिसके अंदर बहुत शोर उठा था और लोग मकीन जो है वहां धरना देके बैठ गए थे, तो जिसके ऊपर वो रिव्यू फाइल हुआ और उसके बाद वो केस वहां पे खत्म हो गया। अब ये दूसरा केस खुला हुआ है, इमारतें बनती हैं, संवरती हैं, वहां पर रिहाइश हो जाती है और उसके बाद इदारे जाग जाएं या अदलिया जाग जाए, ये बात समझ से बालातर दिखाई देती है। देखिए, ये मैंने अभी आपसे इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल किया ना, माफिया है। माफिया का मतलब ये कि ये कोई बहुत सारे लोग मुलव्विस हैं, पूरा गैंग होता है एक, इसमें कोई एक शख्स नहीं है। और जिस वक्त इतने सारे ये पेपर्स चाहिए होते हैं ना, इतने सारे इदारे साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो वो इसीलिए जुड़े हुए होते हैं कि अगर किसी एक जगह करप्शन हो तो दूसरी जगह चीज रुक जाएगी, तीसरी जगह चीज रुक जाएगी। आप और मैं, हम इसी शहर में रहते हैं और हम जानते हैं कि हर जगह की अपनी रिश्वत है, हर जगह के अपने पैसे हैं। आप नीचे से लेके ऊपर तक सारे एनओसी, सारी चीजें आप ले लीजिए। और जिस वक्त कोई बिल्डिंग बनाने की बात होती है किसी चीज की, तो बाकायदा जब एस्टिमेशन किया जाता है तो उस एस्टिमेशन में बताया जाता है कि इतने पैसे तो सिर्फ रिश्वत के हैं जो तय हैं इलाके के हिसाब से, उस जगह का जो भी उन्होंने एक सेट किया हुआ है कि इतना पैसा देना है, वो इस तरह से कि जैसे कोई जेन्युइन फीस होती है ना कहीं की, कि हमें पता है कि भाई ये तो फीस है, ये गवर्नमेंट को जा रही है, ये टैक्स है गवर्नमेंट को जा रहा है। ठीक इसी तरह रिश्वतें भी बिल्कुल फिक्स्ड हैं और वो रिश्वतें इसी तरह मांगी जा रही होती है जैसे उस जगह का वो हक है। और ये किसी एक जगह की बात मैं नहीं कहूंगी, एक इदारे की बात नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये रोशनी कहीं भी जल रही होती तो ये चीजें पूरी की पूरी इतने तवातुर से अपना सफर नहीं तय कर सकती है शुरू से लेके। लेकिन आलिया साहिबा देखिए, बात ये है कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चला जाए। अगर कोई जाहिर सी बात है कोई बिल्डिंग गैर कानूनी बनी हुई है और उसके अंदर रिहाइश है, तो पहले इदारों के जो अफसरान जिन्होंने एनओसीज जारी की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर बिल्डर के खिलाफ होनी चाहिए, फिर बिल्डर को ऑर्डर होना चाहिए कि अकोमोडेशन तलाश करे, अकोमोडेशन के बाद फिर बिल्डिंग को जो है वो डेमोलिशन के ऑर्डर होने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा, इसकी क्या वजह दिखाई देती है आपको? इसलिए कि जब हमने किसी चीज को नहीं करना होता तो उसमें डिले टैक्टिक्स होती हैं। जो चीज अमल दरामद हो जाएगी वो तो सच हो जाएगी, उसके बाद जो इनको फायदा पहुंचाने वाली चीजें, कहा कि इन्हें पहले जाए, इनको पहले पैसे दिए जाए, उसमें डिले टैक्टिक्स आएंगी। ये इसी वजह से हो रहा है कि इनको चीजें नहीं मिल सकेंगी, ना पैसा मिल सकेगा, ना मुतबादिल घर मिल सकेगा बाद में। हाँ, अगर कोई चीज इन्हें टाइमली अभी मिल जाए, पहले से मिल जाए, तो उसमें कोई बेहतरी हो सकती है। लेकिन इन सबको मालूम है क्योंकि ये एक जत्था है, ये पूरा माफिया है। इसमें जब आप किसी भी किस्म की मदद चाहते हैं तो ये इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, ये ऐसा प्रेशर ग्रुप बनता है कि इनके आगे कोई ठहर नहीं सकता। इंक्रोचमेंट भी ऐसे नहीं हुआ करती है। आप जरा कोई एक आम सा शहरी घर बना रहा हो और वो जरा कोई छज्जे ही बाहर निकाल दे, आप देखिएगा कि वहीं के वहां पे सारे इदारे वाले आके किस तरह से उसे तोड़ कर जाते हैं। हमारे मुल्क के इदारे वाले हैं बहुत इंटेलिजेंट, जब वो काम करना चाह रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी नाक के नीचे कोई काम हो जाता है उन्हें पता नहीं चलता। बात ये है कि अगर उनके हिस्से का पैसा आपने उनके टेबल पे जाकर रख दिए जो इस इलाके के हिसाब से उन्होंने तय किया हुआ है, तो आप एक या आप तीन तरफ छज्जे निकाल लीजिए, मसला नहीं होगा। लेकिन अगर पैसा वहां नहीं पहुंचा है तो आपकी छत भी टूटेगी, आपका छज्जा भी टूटेगा, सब कुछ होगा। जब चीजें प्री प्लान्ड होती हैं और जब चीजें यूनिटी के साथ होती हैं तो उसमें तो इंसाफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यूनिटी को अगर हम तोड़ पाए, अगर हम इन्हीं इदारों में उन लोगों को किसी तरह डाल पाए जो किसी सूरत रिश्वत लेने पर ईमान ना रखते हो, यकीन ना रखते हो, हम उन लोगों को यहाँ डाल पाए जो ये कहें कि भाई हमने 1 इंच जमीन अगर किसी की कब्जा की जाती है तो कयामत के दिन हम बहरहाल मुसलमान हैं, कहीं तो हम शर्मो हया करें कि 1 इंच जमीन को भी जिस तरह से अल्लाह ताला हमारे सीने पे वजनदार पहाड़ों की तरह रखेगा, हम कैसे हुकूमत की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, हम कैसे लोगों की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, हम कैसे इंक्रोचमेंट कर सकते हैं। और ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मालूम नहीं है, नालों पर इंक्रोचमेंट हुई, अच्छा उन्हें तोड़ भी दिया जाता है, एक हुकूमत ने तोड़वा दिया, उसके बाद पता चलता है थोड़ा सा टाइम गुजरा और फिर उसके बाद वहीं पर दोबारा लीज मकानात बने हुए हैं नालों के ऊपर। ये अलमिया है कि इदारों ने उन मकानात को लीज दिया हुआ है कि जी अगर टूट भी जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने लीज दी हुआ।
यही तो कह रही हूँ कि अगर कोई चीज वक्ती तौर पे, और होता क्या है, जितने भी अफसरान है इनका भी क्या होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, कहीं कोई ट्रांसफर कर दिया जाता है, इससे ज्यादा क्या होता है। मैं ये कहती हूँ कि सजा तो जालिम को वो दी जानी चाहिए जिससे उसको सबक हासिल हो। ये कौन सी बात हुई कि आप हंसते मुस्कुराते हुए आप एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो जाए, या आप वक्ती तौर पे आप सस्पेंड हो जाए, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। ये वो पनिशमेंट है जिसमें वो आराम से कहते हैं कि हम इतना कमा कर बैठ गए हैं कि अगर इतने महीने हमें सस्पेंड कर भी दिया तो हमें कोई मसला नहीं है, हमने वो सारा जमा किया हुआ है माल जो हमारी अगली नस्लें भी इतने सालों तक खा सकती हैं। सजाएं तो इस अंदाज में देनी चाहिए कि जालिम की रूह कांप जाए, और उसमें कोई लूप होल्स नहीं होने चाहिए, और उसमें कोई तफरीक भी नहीं होनी चाहिए। जो जालिम है वो जालिम है, और उसको सजा उसके जुल्म के हिसाब से देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आलिया साहबा, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर सवालात भी बनते हैं इसी हवाले से, और क्या मुतालिबात इस पर किए जा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। आलिया सारिम साहबा से एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नस्ला टावर के हवाले से हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, अभी भी नस्ला टावर के मकीन सरापा एहतजाज हैं, धरना दिए बैठे हुए हैं और अदालत से बारहा मुतालबा कर रहे हैं कि किसी तरह इस तमाम तर मामले के ऊपर नजरसानी की जाए। अकोमोडेशन देने के बाद आप इस बिल्डिंग को जो है वो गिरा सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ के मकीनों को कहीं बसा दिया जाए। हमारे साथ समाजी रहनुमा आलिया सारिम साहिबा मौजूद हैं। आलिया साहिबा, इस वक्त अगर मैं किसी हुकूमती रहनुमा से सवाल करूं कि जी आप जो है वो इनको अकोमोडेशन दें, तो आगे से एक सवाल के जवाब में ये चीज सामने आती है कि वो कहते हैं करे कोई और भरे कोई, हमने थोड़ी बिल्डिंग खड़ी की है। ये सवाल का जवाब मुझे एक निजी महफिल के अंदर मिल चुका है। कैसा देख रही हैं आप इस जवाब को? वाकई क्या हुकूमती रुकन इस मामले में सही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं? देखें, बात इतनी सी है कि हमारे यहाँ कोई भी बढ़कर नेकी करने को कहाँ इस बात कोई नहीं देते। हमारा तो काम यही है कि हम दूसरों की तरफ सारी बातें डाल देते हैं। और सबसे, आपको पता है, जिंदगी में सबसे आसान और मुश्किल चीज है ये कि कौन सी चीज मुश्किल है? जवाब है हमारी गलतियां। जब हम गलतियां करते हैं तो हम उसको रियलाइज ही नहीं करते, और जब दूसरा गलती करता है तो हम फौरन उसको जज कर लेते हैं। ये हमारी पूरी कौम का, बहैसियत कौम, हमारा ये एक अलमिया है। और मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से किसी के एहसास को जगा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबके ही दिलों पर अल्लाह ताला ने जिस किस्म की मोहर लगाई है, उसके बाद ही इतना हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसके बाद ही हुए हैं। और यहाँ पर जो एक आम आदमी है, एक आम शहरी है, वो जिस वक्त रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है तो आप यकीन कीजिएगा, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि तस्वीर देखकर, यानी एनओसी के वो चीजें वहां पर वो निकाली जाती हैं कि तस्वीर देख के कह दिया जाता है कि तो तस्वीर ही आपकी नहीं है। यानी जो शख्स जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वहां पर उनके वो पैसे नहीं पहुंचे होंगे, तो वो इस तरह से उनको आजिज करते हैं कि उनको खरीदो फरोख्त में शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहां पर पूरे सिस्टम के तहत काम हो जाता है, वहां टेबल्स बदलते जाते हैं, फाइल बहुत तरीके के साथ हर टेबल पर आती जाती है और अपने आखिरी मराहिल पे पहुंच जाती है। लेकिन एक आम शख्स के लिए हालात को, और ये जो आपने भी कहा ना, जब हम किसी भी जगह बात करेंगे तो फिर इंसाफ बताया जाएगा, फिर कानून सिखाया जाएगा। कानून इंसाफ सारा है ही गरीब के लिए, मजलूम के लिए, उनको सब चीजें सिखाई जाएंगी। और जो जालिम होता है उसको किसी पकड़ में नहीं लाया जाता, या उसको पकड़ में इस तरह से लाया जाता है कि उसको पता होता है कि मेरी वक्ती पकड़ है और अनकरीब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं फंस गया हूं तो क्या हुआ, मेरे हवारी तो बाहर बैठे हुए हैं, वो मुझे इस मुश्किल में ज्यादा तक फंसे नहीं रहने देंगे, वो मुझे इसमें से निकाल देंगे। कितने सारे ऐसे नाम हैं जिनको हमने देखा कि उनका एक प्रोजेक्ट गलत, दूसरा गलत, उन्होंने मुस्तकिल लोगों को नुकसान पहुंचाया, उसके बावजूद वो आज तक बिल्डर्स ही हैं, वो आज तक उन्होंने अपनी फील्ड नहीं बदली, वो आज तक उसी ढिठाई के साथ लोगों को लूट खसोट सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब तरीकेकार ये हो कि एक गुनाहगार को मुस्तकिल रास्ता ही मिलता चला जाए कि तुम गुनाह करते हो, बस काम सिर्फ एक करना होता है, वो काम ये होता है कि जिसका जो हिस्सा बंधा हुआ है वो आप आराम से उसके घर तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद आपको पूछने वाला नहीं। और जो गरीब है वो बामुश्किल अपनी कोई जमा पूंजी करके कोई एक आध चीज बनाता है, वो बेचारा, वो गरीब, उसके पास इतना माल और इतने वसाइल नहीं होते वो सबको वो देके और वो अपने मसले को हल कर सके। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कहीं पर भी, तो यही होगा कि ये मैंने नहीं किया, सामने वाले ने किया, और दूसरा यही होगा कि भाई कानून के
मुताबिक वो नहीं बनाता फ्लैट, कानून के मुताबिक वो प्रोजेक्ट नहीं बनाता, वो घर नहीं बनाता, तो अब जब वो कानून के मुताबिक नहीं है तो ये सब तो उसके साथ होगा। लेकिन वही आपकी वाली बात है, जब ये पूछा जाए कि एनओसीज कैसे मिलती रही, ये बिल्डिंग तामीर कैसे होती रही, यहाँ पर तो मैंने कहा ना, मोहल्ले में एक घर एक चीज बनती है तो 10 लोग उसको चेक करने के लिए आ रहे होते हैं कि आया कितना, किस तरह बना रहे हैं, क्या। और यकीन जानिएगा कि इवन जो अगर इलाके पुलिस भी अगर आ जाए ना, उसका बंदा भी गश्त कर रहा हो, तो उसको भी चाय पानी के लिए उसके हाथ में 500,000 रुपए वो जितनी दफा गश्त आप दे दीजिए तो वो गुजर जाएगा, वरना 10 तरह के वो भी वहां पे खड़े होकर सिखाएगा। तो जब एक आम छोटे से इंडिविजुअल घर के लिए कवानीन मौजूद हैं और इम्प्लीमेंटेशंस करवाई जाती हैं, और अगर पैसा दे दो तो नहीं भी करवाई जाती, तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं जो जमीन से लेके आसमान तक की होती हैं, इसमें किसी को नजर नहीं आता। ये नजर सबको सब आता है। सोते हुए को तो हम जगा सकते हैं, जागते हुए को हम नहीं जगा सकते, क्योंकि खुली आंखों से ये सब चीजें हो रही हैं, सबके सामने हो रही हैं, आवाज भी उठाई जा रही है। मुश्किल ये है कि जिसके पास, जिन जगहों पर, जिस हुकूमत के पास, जिन लोगों के पास हमने इंसाफ लेने के लिए जाना है, वो इस वक्त इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने इंसाफ फराहम करना है। अच्छा आलिया साहिबा, आपके भी दिल में नगरी है, चौपट राज है। बिल्कुल ऐसा ही आलिया साहिबा, आपके भी दिल में गरीबों का बहुत दुख दर्द है। आप हमेशा हर सतह पर खड़ी होती हैं, उन लोगों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ी होती हैं। कोई मुतालिबा करना चाहेंगी इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में? मेरे भाई, मैं क्या मुतालबा करूंगी, अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसा कुछ अल्लाह ताला करे कि कोई, हम, मैं तो नहीं, मतलब कोई भी मेरे जैसा जो भी शख्स है, हम अवाम के पास अगर वोट की ताकत है तो अल्लाह ताला हमें अख्तियार की ताकत भी दे। मैं एक ही मुतालबा करती हूँ अवाम से, और कोई मुतालबा मेरा नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपनी ताकत को पहचानो, अपनी इज्जत को पहचानो और एक हो जाओ। अगर आपने कुछ करना है, मैं तो हर पाकिस्तानी, हर अवाम के हर एक शख्स से यही कहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ। शायद अगर हम एक हो जाएंगे तो उसके बाद ही उनके खिलाफ कुछ काम कर सकेंगे। अलग अलग आवाज उठाने से कोई मसला हल नहीं होने वाला, और जिस मसले पर आवाज उठाओ, जब तक उस पर इंसाफ ना ले लो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया ये काम करता है। अल्लाह करे मेरी अवाम के लोग, और अल्लाह करे कि ऐसे लोगों को जो इंसाफ करना चाहते हैं उनको आगे लेकर आए। ये भी अवाम के ही हाथ में है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आलिया सारिम साहिबा, मुमताज समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। मुतालिबा बहुत बेहतरीन कर रही थी कि जी अगर एक हो जाएंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल से हम दूर हो जाएंगे, लेकिन नस्ला टावर के मामले के ऊपर अब भी किसी मामले के अंदर ये सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि ये ऊंट किसी करवट बैठने वाला है, और शायद कुछ अरसे के अंदर ही हम देखेंगे कि नस्ला टावर को जो है वो सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिया जाएगा। लेकिन बारहा नस्ला टावर के मकीन इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि उनका सरमाया लगा हुआ है, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगी हुई है। मैं एक बात कहता हूं कि चलें ठीक है, सियासत चमकाने की आड़ में ही सही, लेकिन किसी का भला हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके अंदर सियासी जमातों को सियासत चमकाने के लिए मौके बहुत मिलते हैं, लेकिन हर बॉल उनके बैट के ऊपर से निकल जाती है, जिसकी वजह से वो मौका उनके हाथ से निकल जाता है। मैं तमाम सियासी जमातों को यह बात बोलता हूं, ये मौका है कि आप अपने अवाम के दिलों के अंदर जो अपने लिए एक खलिश पैदा कर चुके हैं या फिर अपने लिए एक नफरत पैदा कर चुके हैं, इस नफरत को मिटाने के लिए यह वसी मौका है। खुदारा वफाकी तौर पर या सूबाई तौर पर कोई सियासी जमात ऐसी सामने आए जो कि नस्ला टावर की जिम्मेदारी ले, नस्ला टावर के मकीनों की जिम्मेदारी ले और कहे कि नस्ला टावर के मकीनों को हम आबाद करेंगे, हम इनका सरमाया जो है वो डूबने नहीं देंगे, या फिर इसके ऊपर जो मामलात हमसे बन सकते हैं हम करेंगे। लेकिन यहां पर सूरत हाल ये है, अलमिया ये है कि यहां पर तंबू लगाकर वहां पर जो है वो इजहार यकजहती किया जाता है। लेकिन ये इजहार यकजहती किस काम का, ये इजहार यकजहती के पीछे कौन लोग हैं जिनकी सतह के ऊपर आज मामलात ये हैं कि किसी मामले के ऊपर मजलूम को इंसाफ नहीं मिल रहा। आज ये सूरत हाल दिखाई दे रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं मौजम कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया मौजम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मौजम भाई, क्या कहना पसंद करेंगे? सर, इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ रहा है, लेकिन इस पर उम्मीद थी कि सिंध हुकूमत कोई अकोमोडेशन का ऐलान करेगी, लेकिन अब तक नहीं किया गया। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अली। सबसे पहले तो आपने एक मरतबा फिर मदू किया। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सर आंखों पे है जी, और आला अदलिया के फैसलों का एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से करती आई है और करती रहेगी। रही बात जो बहरिया टाउन के हवाले से जो हम बात की गई, सीएम साहब ने जो कहा कि बहरिया टाउन की जो जमीन है वो जाहिर सी बात है सिंध हुकूमत
की मिल्कियत थी और उसकी जो रेवेन्यू और जो उसके टैक्सेस और जो उसका अमाउंट था वो सिंध हुकूमत को मिलना चाहिए जी। तो वो हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, लेकिन जो भी आला अदलिया का हुक्म है वो सर आंखों पे है और उसके ऊपर हम अमल दरामद की कोशिश करेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो आपसे बल्कि आप खुद भी पॉलिटिकल चीज़ों को देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये तो आप खुद बताएं ना कि बहरिया टाउन का जो ज़मीन है उसके जो अरबों रुपए हैं, 400 समथिंग प्लस जो अमाउंट बनता है, अगर वो हमें मिल जाए तो हम इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं जिन जिन जगहों पे इंक्रोचमेंट्स हैं। और ये एक बिल्डिंग क्या, बाकी जगहों पे भी जहाँ जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात या इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, हम भी यही चाहते हैं कि जो है वो शहर बेहतर अंदाज में हम चला सकें। लेकिन जाहिर बात है लोगों को तो नहीं छोड़ सकते, और लोग अगर बेघर होंगे तो वो भी एक हुकूमत के लिए, रियासत के लिए एक मसला उसके लिए दरपेश होगा। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए जाहिर सी बात है कि एक खतीर अमाउंट की, एक खतीर रकम की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने एक अपनी जो है हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर वो हमारे पास ट्रांसफर कर दिया जाए तो हम बेहतर अंदाज के अंदर चीजों को मैनेज कर सकेंगे। लेकिन मौसम कुरैशी साहब, सवाल यहां पर यह पैदा होता है सर कि अकोमोडेशन की नौबत ही क्यों पेश आ रही है, कि मतलब ऐसी इमारतें शहर के अंदर क्यों बन रही हैं जिनको सूबाई सतह पर 36 एनओसीज जो है वो जारी कर दिए जाते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि गिरा दो। तो सर इस सूरत हाल के ऊपर क्यों पहुंच रहे हैं हम लोग? देखें अली, आपको पता है 3 दिहाइयों तक कौन लोग यहाँ पर काबिज रहे, किसने जो है वो पार्क की जमीन को चाइना कटिंग के नाम पर बेच दिया, काट दिया, किसने यतीम खानों की जमीनों को, मदारिस की जमीनों को, स्कूल्स कॉलेजेस की जमीनों को, पार्क्स को, आपको पता है कि किन्होंने चाइना कटिंग करके और इसको जो है वो मतलब अगेंस्ट लॉ कह लें, लेकिन बस वो एक वक्त था, एक तारीख दौर था जिससे अल्हम्दुलिल्लाह कराची, सिंध, पाकिस्तान पूरा निकल चुका है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जो अगर माजी के अंदर कई गलत फैसले हुए हैं और जिसके अंदर कराची की खूबसूरती और कराची के अंदर जो ये अकोमोडेशन का इशू है इसको खराब करने की कोशिश की गई, तो हम उसको बेहतर अंदाज में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी पिछले दिनों देखा भी कि जिस तरह उनको नकल मकानी कराई गई थी लोगों को, उनको हमने KMC मार्केट के अंदर, कोरंगी के अंदर उनको दुकानें अकोमोडेशन के तौर पे दी कि ताकि वो अपना रोजगार जो है वो बेहतर अंदाज में चला सकें। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से मंशूर रहा है रोटी, कपड़ा और मकान का, तो हम लोगों को इस तरह बेघर तो नहीं कर सकते, लेकिन जो गलतियां माजी के अंदर हुई हैं उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए, और हुई भी है। और सिंध हुकूमत हमेशा अदलिया के फैसलों के साथ खड़ी है। कदा कलामी माफ, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है सर, अगर कुरान दरमियान मेरे मुंह में खाक, अगर जो है वो बहरिया टाउन की जो रकम का तकाजा आप लोग कर रहे हैं सर कि ये जो 475 अरब रुपए हैं ये सिंध हुकूमत को दे दिए जाएं, अगर फर्ज कर लें सर कुरान दरमियान खाकम बदैन, अगर ये पैसे आप लोगों को देने के हवाले से आपके खिलाफ फैसला आ जाता है सर, तो कोई प्लान भी मौजूद है अकोमोडेशन के हवाले से सिंध हुकूमत के पास? देखें फौरी तौर पे तो कोई इस तरह से उसका मैं आपको नहीं मतलब शेयर कर सकूंगा। देखें अगर फैसला अगर अगेंस्ट आता है तो जाहिर बात है उसका हवाले से हम फिर अपनी मुशावरत के साथ आपको आगाह करेंगे बिल्कुल, कि जो भी फैसला आता है उसके अंदर हम क्या उसके हवाले से हम किस तरीके से इसको आगे लेके चल सकेंगे। लेकिन मौसम कुरैशी साहब, क्या लगता है सर ये जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो लैंड ग्रैबिंग हो रही है, या फिर इतने पैमाने के ऊपर जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसके अंदर लोग फ्लैट बुक करा लेते हैं, रह लेते हैं और बाद में उसको गिराने का जो है वो ऑर्डर आ जाता है, किस तरह इसकी रोकथाम मुमकिन है सर सिंध हुकूमत की ज़बान में? हमने तो अभी आपको पता है कि बल्दियात के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं, स्ट्रिक्टली हमारे, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, KBCA कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, और बाकी भी जो इदारे इसके से मुंसलिक हैं जैसे सिंध हुकूमत, हम तो कोशिश यही करते हैं। लेकिन जो ग्रास रूट के ऊपर पहले चीजें होती थी जिसके अंदर ग्राउंड के ऊपर, जिसके अंदर मेयर कराची भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व थे, और पहले मैं मतलब बात कर रहा हूँ, अब तो खैर सिंध हुकूमत ने चीजों को, आप देखें अभी अगर कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है आप निशानदेही करें और आप हमारी नॉलेज में लेके आए, हमारा साथ दें कि कहीं पे अगर कोई इस तरह से गैर कानूनी कहीं पे कोई इंक्रोचमेंट हो रही है तो आप जरूर बताएं। पिछले दिनों भी एक हमारे सहाफी भाई ने ही एक हमें निशानदेही की थी, तो उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लिया गया। तो इंशाल्लाह आगे भी हम इसके खिलाफ हैं, इंक्रोचमेंट के और गैर कानूनी इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ हैं, और इस शहर से जितनी मोहब्बत आप करते हैं उतनी मोहब्बत हम भी करते हैं।
और हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्रॉम द टॉप ओन किया है शहर को। बोला मैं जिधर मेरा घर है कराची के अंदर और मेरी जो है वो ओन करा है हमेशा कराची को, तो इसी तरह इसके ऊपर काम कर रही है सिंध हुकूमत और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतर नताइज सामने आएंगे। लेकिन मौसम कुरैशी साहब, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि चलें ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्डिंग के ऊपर ऑर्डर है, अगर खाकम बदैन कुरान दरमियान कोई और बिल्डिंग्स के ऊपर भी ऑर्डर आ जाता है कि इसको भी डिमोलिश किया जाए और फौरी तौर पर खाली करा लिया जाए, क्या लगता है सर सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मामला फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे? आपकी बात सही है, लेकिन फिलहाल अब हम जो है वो कबलस वक्त होगा मेरे हिसाब से। अगर बाकी बिल्डिंग्स के हवाले से भी आप ये कह रहे हैं कि हो, आप देखें ना यहाँ कराची के अंदर तो बुरा हाल इस तरह से भी है कि नालों के अंदर जब हम सफाई करने निकले तो नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स की हुई थी, वो जगहें बेची हुई थी, तो मतलब जिसकी वजह से पानी की निकासी के अंदर कितना इशू होता था बारिशों के अंदर, लेकिन इस दफा वो इशू उस तरह से नहीं आया। उसकी वजह ये कि हम प्री प्लान्ड थे, हमने चीजों को जो है वो बेहतर अंदाज में किया। इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे कि हम जो है वो अक्रॉस द बोर्ड इसके हवाले से करेंगे। आप ये देखें इंक्रोचमेंट में हलीम आदिल शेख वाला जो कितना बड़ा स्कैंडल भी सामने आया, उसको भी हमने जो है इवैक्यूएट कराया। तो हमारी कोशिश यही है कि जहां जहां पे गैर कानूनी कब्जे और ये कब्जा माफिया जहां जहां एक्टिव है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हम वैसे भी कर रहे हैं। और अगर आला अदलिया हमें हुक्म करती है तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं, उनके हुक्म की तामील होगी। लेकिन मौसम कुरैशी साहब, अफसरान को ट्रेस करना आसान नहीं होगा सर। किस तरह से आप लोग, किसी दौर में बिल्डिंग बनी है और उसकी डेमोलिशन का ऑर्डर आ जाता है और उसको फला अफसर ने जो है वो एनओसी दिया है, सर उस अफसर को कैसे कानून के कटघरे में लाएंगे? ये भी तो कोई मैकेनिज्म बनाया होगा ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अफसरान तो अब तक तो जो है वो रिटायर हो चुके हैं। जी, मेरा भी कहने का मकसद यही है सर कि जो रिटायर हो चुके हैं उनको कैसे लाएंगे कानून के कटघरे में? वो तो अपना काम करके हाथ झाड़ के निकल गया। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये उनको कानून के कटघरे में लाना तो ये तो कोर्ट का बेसिकली काम है कि वो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, क्या हुक्म देती है आला अदलिया। तो जिस तरह से भी मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो भी आला अदलिया का हुक्म आएगा, अगर वो सख्त कार्रवाई के हवाले से हुक्म देंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मौसम कुरैशी साहब, इस वक्त भी 36 एनओसीज नस्ला टावर के पास मौजूद हैं। अगर इन 36 एनओसीज को देख लिया जाए तो सर बहुत सारे महकमे ऐसे मौजूद होंगे जो कि सूबाई हुकूमत के मातहत हैं, ना कि शहरी हुकूमत के। सर कैसे करेंगे आप इस सूरत हाल को? आप सही कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि गलतियां हर जगह पे होती हैं, और अगर कहीं पे सिंध हुकूमत के हवाले से आप जो बात कह रहे हैं, मेरी नजर से अभी इत्तेफाकी तौर पे वो सारी कुछ इसके ना, मुझे ये भी पता चला था, कुछ जराए ने बताया कि कुछ एनओसीज जो हैं वो फेक भी हैं, तो वो उसकी तहकीकात चल रही हैं। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे। लेकिन मौसम कुरैशी साहब, अगर सूबाई हुकूमत के मातहत जितने महकमे काम कर रहे हैं उनकी एनओसीज ऑथेंटिक निकली सर, तो इस पे क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये भी क्लियर कर देना। देखिए, जो भी अफसरान इसमें मुलव्विस होंगे, जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, किस सतह की कार्रवाई होगी सर? ट्रांसफर पोस्टिंग तो नहीं होगी ना? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं किस सतह की कार्रवाई होगी सर, क्योंकि सजा का मतलब सिंध में यही है सर कि उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है बगैर किसी मैं कह रहा हूं ना इफ्स एंड बट्स के बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन अफसरान के खिलाफ जो भी इस तरह की मतलब में मुलव्विस हैं, इस तरह के कामों में, इनक्रोचमेंट्स में, मतलब कानून तोड़ने में मुलव्विस है, उनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौज़म कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, और सूरत हाल जो दिखाई दे रही है इसके तनाजुर में आज मामलात यही हैं कि जी अगर सिंध हुकूमत ये बेड़ा लेती है कि जी अकोमोडेशन हमारी सतह पर किया जाएगा, तो ये सिंध हुकूमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा, और शायद नस्ला टावर के मकीन इसका इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।